ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सगड़ा ऊंट पालक भाई ने ओमजी भाई और भोमजी भाई रा मोकड़ा राम राम। राम राम भोमजी भाई। राम राम ओमजी भाई राम राम। वाह शाह, देखो सियाड़ो जनी ढाटो लगा लियो और अब उनाड़ो है जने भी देखो पूरो माथो है जो कपड़ी ढकियोड़ो है। हाँ बिल्कुल, देखो सा बार तो मौसम बदले नहीं। हाँ। तो देखो सा अचानक लू चलन लागी, गर्म हवा चलन लागी। हाँ, अब देखो 2-4 दिन पहला तो हालत आई के थे कि कूलरियो चलावनो चाहता तो कूल नहीं चला सकता है। हाँ ठंड सी। अब 2-4 दिन मान देखो सगळो ही बदल गयो। हाँ तो केवे मौसम बदलनो। हाँ, मौसम बदलनो कारण वही हिसाब के आपा कठी न कठी दरखास्ता साथे अन्याय तो नहीं करियो है। हाँ कठी कठी थानी जी की आ बात है नहीं, है तो साची बात के भाई देखो सा दरखत जिका है नहीं आपा कहीं है कि उन्होंने काट तो रिया जरूरत रे हिसाबू पर उन्होंने उगा नहीं रिया घना। हाँ देखो सरकार भी बार बार कहे कि अपन दरखत खूब लगावना है और खाली लगावने को नहीं, भी पालन पोषण भी संरक्षण भी अपन करना है। जब आपा करसा उनारो संरक्षण हाँ तो बे आपारो करसी संरक्षण। और यहाँ लीजिए अचानक सी गर्मी आई नहीं बाबी को आवे नहीं बिल्कुल सही बात। और जी धूल उड़े मिट्टी उड़े बाबी उड़नी की कम हो जैसी। हाँ रेत क्या करने की एक जगह से दूसरी जगह जावे नहीं तो बाबी ई पेड़ा रे कारण रुक जाए करे। बिल्कुल साथ में देखो पेड़ जिका काटन जोगा वे जिका नियमानुसार है वे काटो पर साथे साथे एक गांठ पल्ले बांध लो। कहीं एक जगह 2 पेड़ 4 पेड़ 5 पेड़ लगा से। हाँ आ बात है साची कह दी। पर एक बात कहूँ थे बूढ़ो तो को नहीं मानो। नहीं कहीं क्यों बताओ। देखो मने जिका फोटोड़ा खिंचावन खातर जिका पेड़ लगे नहीं। अच्छा वो समझ रही हूँ थारी बात के। हाँ कई लोग बाग यहाँ होया करे कि भाई देखो साहब काम तो करे को नहीं। हाँ दिखा पेरो काम करे और फोटो वोटो खींच पर लोगों ने बता दे कि मैं देखो काम कर लियो। हाँ पर देखो हरेक रे बारे में तो आ बात को नहीं, कहीं जना पूरो सार संभाल करे पूरो पानी बखत पर देनो। और आज कई दरखत है बड़ा बड़ा भी हो गया जन पे कह भी है वो देखो मारे लगायोड़ो है जब वो जिको लगायोड़ो जी की बात के जन मारो जीसोर हो जाए भाई मेहनत करिए बा मेहनत हुई है प्रकृति रे साथे नहीं तो आ प्रकृति जी की रूठे नहीं भी परिणाम आपा नहीं भोगना पड़े। आप साथे साथे जिका जीव जंतु है ने भी भोगना पड़े। तो भैया आपसे निवेदन है कि ज्यादा हूँ ज्यादा आपने पेड़ लगावना है और ज्यादा हूँ ज्यादा ही बेड़ा पानी पीनो है, छाछ पियो, माथो जद भी घर से निकलो तो ढकर निकलना। बिल्कुल सा क्या करे कि जे अगर जे माथो आपा ढकर नहीं निकला ताप नहीं सीधो चेहरे पर लागे और फिर देखो हो जाए भांत रोग गर्मी से जुड़ियोड़ा रोग हो जाए फिर अपन दवाएं लेनी पड़े और पशुओं ने भी दवाएं लेनी पड़े तो काम ही नहीं करना। हाँ बिल्कुल। और देखो दवाई बात है दवाई लेवना भी कह करे भांत तरीका वे तरीका फिर कहीं हुए दवाई तो दवाई हुए भाई दवाई लीर मुंडे में ले ली तरीका फिर कहीं हुए उलझ गया भोम जी भाई। तो थे बात ही एडी करी हो कि भाई दवाई लेवना तरीका। आज एक कागज आयो है कि दवाई रे बारे में कि ऊँटा ने दवाई देवने तरीका रे बारे में कोई जानकारी दो एडी फिर कोई जानकारी कहीं हुए। देखो कागज पढ़ो कागज। हाँ ओहो सरिता भाई लिखियो है कागज। सरिता भाई तो भाई इन्हें चौपाल रहा सजग पशुपालक है। देखो मन अच्छी बात है लगी कोई शर्म संको को नहीं करियो कि दवाई लेने तरीको भी पूछना चाहिए। भैया तो नवी बात है और नवी जानकारी तो भाई सगला सु बांटनी चाहिए। भाई मने कोई चीज रो ज्ञान नहीं है नहीं तो मने कोई संको नहीं करना चाहिए। ज्ञान ने बढ़ावन वास्ते आपने पूछ लेना चाहिए। आ नहीं सोचने की लोग की सोचेगी नहीं तो ही मालूम को नहीं कि अपना गहरी बात है। बिल्कुल अपा विशेषज्ञ से बात कर से जन था पड़सी कि कितनी गहरी बात है और कितो गहरो विषय है। तो थे झट सु आ बताओ कि भाई जो गहरो विषय है नहीं आज रो उन सरू चर्चा अपा कोण सु करसा। तो देखो सा आज राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु पधारे विशेषज्ञ डॉक्टर अमिता रंजन। तो डॉक्टर साहिबारो से हूँ पहले स्वागत करा आपा। बिल्कुल डॉक्टर अमिता रंजन जी आपरो चौपाल में घणो घणो स्वागत है। आपने में करा राम राम सा।
राम राम ओम जी भाई, राम राम भूम जी भाई। ओम जी भाई थे अड़ो जो विषय लाया होनी आज हाँ। तो मन रे माने मारे ही जवा प्रश्न खड़खड़ाहट है, पूछ लो प्रश्न पहलो, हाँ। हाँ, पूछ ही लो। हाँ, तो डॉक्टर साहिबा हूँ सेव पहलू तो मैं आई पूछूं कि भाई डॉक्टर साहिबा दवाया तो भाई दवाया होवे सगली एक सरी सी होया करे हाँ। और मुंह सु दवाया ले जिया करे तो फिर दवाई देवन रा जगह अलग अलग तरीका है कई होया करे। पशुओं में विशेषकर ऊंटों में उनकी संरचना थोड़ी जटिल होती है। वह एक बड़ा पशु है एवं उनकी जो शारीरिक प्रक्रियाएं हैं वह भी थोड़ी अलग हैं। उनका व्यवहार, उनका बर्ताव वो अन्य पशुओं से उन्हें थोड़ा अलग करता है। पर यूं तो हम कह सकते हैं कि अन्य पशुओं की भांति ही हम ऊंट में भी विभिन्न प्रकार से हम दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्रथम है आप मुंह से ऊंटों को दवा खिलाना या पिलाना। दूसरा है त्वचा की जो बाहरी सतह है उस पर अगर कुछ चीचड़, जू, मक्खी इत्यादि आ जाएं तो उन पर मलहम, लोशन या जेल का प्रयोग करना। इसे कहते हैं बाहरी सतह पर दवा का प्रयोग। तीसरा जो प्रकार है वह है मांस या नस में इंजेक्शन द्वारा आप दवाएं देते हैं। तो ये 3-4 प्रकार जो हैं वह मुख्य रूप से हम ऊंटों में इस तरह से दवाओं को देते हैं। परंतु जो दवाएं हैं वह विभिन्न तरह की होती हैं। जैसे कुछ चूरन होते हैं, कुछ पाउडर होते हैं, कुछ टैबलेट्स होते हैं, कुछ सिरप होते हैं। इन सबों को हमें मुंह से खिलाना या पिलाना पड़ता है। तो अगर सिरप है या काढ़े में डालने वाली जो दवा है तो उसे हम पानी में घोलकर और सीधे हमें उसे मुंह के अंदर ऊंटों को देना चाहिए। अगर त्वचा संबंधी कोई रोग है तो उसके निदान हेतु हमें मलहम, लोशन या जेल लगाना चाहिए। कुछ और भी तरीके हैं, जैसे अडर के, जैसे थन के माध्यम से भी हम कुछ दवाओं का प्रयोग करते हैं। अच्छा। कुछ ऐसे भी मार्ग हैं, जैसे हम यूट्रस में ऊंटनियां जब बच्चों को जन्म देती हैं तो उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन में जो यूट्रस है उसमें हम सीधे उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हम कुछ दवाएं सीधी तौर पे देते हैं। तो यह 2 अन्य प्रकार की भी तरीके हैं जिससे हम ऊंटों को दवा देते हैं। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा मार्ग है जिसमें हम गुदा मार्ग से भी ऊंटों में हम दवाएं देते हैं, जिसे हम एनिमा कहते हैं। और इससे कब्ज की समस्या दूर करने में यह बेहद कारगर तरीका होता है। जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। विभिन्न तरीका है दवाई देवण रा और मेरे माने मुख भी है और चमड़ी रे माध्यम से, मांस रे माध्यम से भी दीजे है। भूम जी भाई आप पर थोड़ी सी विस्तार पर चर्चा करना, एक एक विषय पर चर्चा करना। तो डॉक्टर साहब मने अब सेव पहले आए बताओ कि मुंडे या मुख से दवा देवण रे तरीके बाबत जानकारी मारा ऊंट पालक ना आप दी रहो सा और निवेदन हो है कि विस्तार से बताओ ताकि मारा ऊंट पालक है अच्छी तरह समझ ले। मुंह से जो दवा देने में पहली बात की जानकारी जो ऊंट पालक को होनी चाहिए वह यह कि इस विधि द्वारा आप किन किन तरह के दवाओं को आप ऊंटों को दे सकते हैं। उसमें पहला है जो औषधि या जो दवाएं तरल या जलीय अवस्था में हों उन्हें भी आप मुख के द्वारा दे सकते हैं। दूसरी जो दवाएं होती हैं वह अर्ध ठोस रूप में होती हैं, जैसे जेल होता है, पेस्ट होता है, उसे भी हम मुंह के द्वारा देते हैं। तीसरी जो अवस्था होती है वह बिल्कुल ठोस रूप में दवाएं देना है, जैसे बोलस, टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर या फिर लवणीय युक्त कुछ ब्रिक्स होते हैं, उन्हें भी हम मुंह के द्वारा देते हैं। तो ये 3 तरह की दवाएं हैं जिन्हें आप मुंह के द्वारा देना है। लेकिन मुंह में देने में यह एक बहुत ही सरल प्रक्रिया जान पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कुछ कुशलता की भी आवश्यकता होती है। जब भी आप मुंह को खोलें, जब आप ऊंट के मुंह को खोलकर आप दवा देते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी दवाएं हैं वह सीधी तौर पर उसके गर्दन के अंदर जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जीभ को पकड़ लें और उसके बाद आप ऊंट को मुंह में दवाएं दें। जीभ को पकड़ने से वह जो दवाएं हैं वह फेफड़ों में जाने का उसे डर बना रहता है। अच्छा। और जब फेफड़े में चले जाती हैं, अगर तरल प्रकार की जो औषधियां हैं या जलीय अवस्था में हैं, तो वह जो है निमोनिया का कारण बन जाती हैं। अच्छा। और जिसके कारण बड़ा जानलेवा भी यह कभी कभी ऊंटों को ये होता है। अच्छा, एक चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगी कि जब भी ठोस तरह की जो दवाएं हैं, जैसे बोलस, कैप्सूल की बात करी हमने, तो ऊंट उसे खाना पसंद नहीं करते। तो आप जब भी उसे दें तो गुड़ या आटे में मिलाकर दें और उसके बाद उसे छोटी छोटी गोलियों का रूप दे दें और उसे उस ऊंट के आगे एक बड़े बर्तन में रख दें। अगर ऊंट फिर भी संकोच करता है, तब मैंने जैसा पहले बताया आपको उसके मुख को खोलना है और सीधे गर्दन के अंदर अपने हाथों के प्रयोग से उस गोली को अंदर देना है, बिना जीभ को पकड़े हुए, अन्यथा यह जानलेवा सिद्ध होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप मुंह से इस
प्रकार से आप ऊँटों को दवा दे सकते हैं। दूसरी जो चीज है वो मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे चूरन होता है, पाउडर होता है, उस तरह की भी दवाएं होती हैं, तो उन्हें आप जलीय घोल बना लें, साफ पानी में आप घोल बनाकर उसे पिलाने की कोशिश करें, तब वह जो है ऊँट उसे पूरी तरह वह जो है उसे पसंद भी आता है, वह लाभदायक भी होता है। अन्यथा वह चूरन या पाउडर जो है वह ज्यादातर वो उसके मुख से बाहर गिर जाता है। लेकिन अगर आप जलीय अवस्था में उसे देते हैं तो वह पूरी तरह उसके शरीर में अवशोषित होता है और उसे लाभ प्रदान करता है। तो ये 2-3 तरीके हमने बताए और इस तरह से आप मुंह के द्वारा आप ऊँटों को दवाएं दे सकते हैं। जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। दवाई देती बेड़ा अपने सावधानी रखनी चाहिए। बिल्कुल जे अगर जे आप सावधानी नहीं रखा तो उनको नुकसान हो जावे दवाई देती बेड़ा। बिल्कुल तो डॉक्टर साहिबा जी आप मुंह या मुख सु दवाई देवण रो तरीको बतायो। ऊँटा ने त्वचा या चमड़ी सु जुड़ी बीमारी या माए दवाई देवण रा कई तरीका है और इन बाबत सावधानियां भी कई रखनी चाहिए, आप जानकारी हमारा पशुपालका ने दिलाओ सर। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। इसमें ये मैं बताना चाहूंगी कि ऊँटों में त्वचा संबंधी जो बीमारियां हैं वह काफी पाई जाती हैं और ऐसी स्थिति में उन बीमारियों के इलाज के लिए हम बाहरी तौर पर या सतही तौर पर हम कुछ एक दवाएं उन्हें हम देते हैं। तो सबसे पहले जब आप त्वचा पर देखें कि घाव है या गहरे जख्म है, तो उस स्थिति में आप उस जख्म को गुनगुने पानी से आपको उसे साफ कर लेना है। दूसरा है किसी सूती कपड़े जो साफ हो, स्वच्छ हो, उसका भी प्रयोग करना है, या फिर रुई के फाहे की मदद से आप उस जख्मों को सबसे पहले साफ करें। उसके बाद अगर आप कोई मलहम या लोशन का प्रयोग करते हैं तो वह ज्यादा आरामदायक होता है। एक चीज मैं यहाँ और बताना चाहूंगी, चूंकि जो ऊँट पालक होते हैं वह कभी कभी इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि जो त्वचा पर जो दवाएं प्रयोग में हम लाते हैं वह ऊँट जो है कभी कभी चाट लेता है। खुद के ही दवाएं या जो दूसरे अगल बगल के ऊँट हैं वह उसे चाट लेते हैं। तो यह चीज बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी आप त्वचा पे दवा लगाएं तो उस ऊँट का मुंह आप बंद कर दें 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि जो है उस दवा का असर उस पर हो सके और दूसरे ऊँट या खुद वह जो है उस दवा को चाट न जाए। अच्छा, कुछ ऐसे भी घाव हैं जिसपे पानी का स्राव होता है, तो जो पानी का स्राव या जलीय पदार्थ वहां से स्रावित होता है या वहां से जो निकलता है उस पर कभी कभी कीड़े मकोड़े या फिर लार्वा, मक्खी का लार्वा, ये सब भी वहां पनपता है। तो उस तरह के घावों के लिए आपको जो सफाई है वह किसी विशेषज्ञ के द्वारा ही करनी चाहिए। उसे खुद के द्वारा ना करें तो बेहतर है। या कुछ ऐसे भी घाव हैं जिन पर कौवे वगैरह वो चोंच मारते रहते हैं, तो उस स्थिति में भी आपको विशेष सावधानी बरतनी है। आपको किसी विशेषज्ञ या किसी प्रशिक्षित व्यक्ति को बुलाकर या पशु चिकित्सक को बुलाकर उसे साफ करवाना है और तभी मलहम, लोशन, जेल जो उपयुक्त है उसका प्रयोग करना है। जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी कि जे कोई दवाई लगाई है तो ऊँट रो मुंह है वो थोड़ी सी जाली सु बांध देना चाहिए और जो दूजा ऊँट भी सु थोड़ा दूर रख दे ताकि बेबी पहुंच खने नहीं ना बिन चाटे है नी। कि बात करा घाव और जख्म री, तो घाव और जख्म री बेड़ा ऊँटा ने दवाई किन तरीके से दीजिए और साथे साथे आप भी बताओ कि मक्खी, मच्छर, जू, चीचड़ और मच्छरा ने मारने री दवा जो उपयोग करती बेड़ा में हमारे जगह पशुपालक है भी इन्हें कई सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, हमने पहले बताया कि त्वचा पे कुछ घाव या जख्म है तो उसे किस प्रकार आप दवा उस पर लगा सकते हैं। यहाँ हम बात करते हैं कि अगर जूं है, मक्खी है, चीचड़ है, तो इन सबों को जो ऊँट के शरीर पर इस प्रकार के परजीवी पाए जाते हैं उन पर जो दवाओं का छिड़काव होता है वह बहुत ही जहरीला होता है। तो उन जहरीली दवाओं का जब छिड़काव करते हैं उससे पहले आपको कुछ सावधानियां ऊँटों के लिए बरतनी पड़ती हैं। उसमें सबसे पहली सावधानी तो आपको यह करनी है कि ऊँट का मुंह सबसे पहले तो बंद कर दें और उससे पहले उस पशु को भरपूर चारा और भरपूर पानी आपको उसे देना है ताकि वह भूखा या प्यासा ना रहे। बिल्कुल तो सही है सर। जो चीचड़ वाली दवाएं हैं या मक्खी मारने की दवाएं हैं उसमें यह पहला आप सावधानी या आप कह सकते हैं इस तरीके को अपनाना जरूरी है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि अगर घाव जो है वह बड़ा जख्म का रूप ले चुका है तो उस पर जो है उस जहरीली दवा का छिड़काव नहीं करना है। अगर घाव जो है वो सतही तौर पे है तब तो आप दवा का छिड़काव करें,
लेकिन गहरा जख्म है तो वहां पे उस जहरीली दवा जो कि चींचड़ मारने के लिए उपयोग में ली जाती है उसका छिड़काव नहीं करना। सबसे पहले उस पे या तो वैसलिन का प्रयोग करें, उसे बिल्कुल जो है उसे चिकना सतह सबसे पहले उसे बनाना है, तभी जो है वो दूसरे जहरीली दवाओं का उपयोग जो कि चींचड़ मारने के लिए उपयुक्त है उसका प्रयोग करना है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जब भी आप इस तरह की दवाएं दें तो आप 2 से 3 घंटे के बाद उस पशु को नहला दें। जब दवाओं का असर 2-3 घंटे के बाद कमतर होने लगता है तो उस पशु को नहला दें। अगर आप नहला नहीं पाते हैं, ऊंट बड़ा जानवर है, सारे पशुपालक नहीं कर पाए, तो कम से कम उसे 1 से 2 घंटे धूप में रख दें। तब उस जहरीली जो दवा है उसका असर बाद के लिए नहीं हो पाता है। या दूसरे जो ऊंट हैं वो अगर उस पर वो चाट भी लेते हैं तो आप अगर उसे धूप में रखते हैं या नहला देते हैं तो उस पर दूसरे पशुओं पर जहरीली इन चीजों का असर कम होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना हमें बेहद आवश्यक है। जी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी दी और ज्ञानवर्धक जानकारी दी। अबे कान खुल रही है कि भाई देखो सा दवाई देवना जगह तरीका नहीं बेहता अलग अलग क्या हुआ नहीं तो आप पता है सोचते दवाई कहीं देवे भी दे दो। बात छोटी सी के पण महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात आ भी है कि अब जो बखत है वो है गीतड़ ले तो बातें में खोई गया। देखो सा डॉक्टर साहिब इन तरह से समझावे नहीं तो उन विषय में नहीं खोई जवाब। बिल्कुल सा देखो अच्छा समझावे नहीं जन देखो जीसो रो जाए आदमी में रम जावे डूब जावे है नहीं पण साथे साथे देखो अब ज्ञान साथे मनोरंजन भी जरूरी होया करे और बुजुर्ग रे नाते चीजें भी बने तो ध्यान रखनी पड़ती भाई। हाँ गणेश जी सुनाऊं गीतड़ लो। हाँ जल्दी हाँ तो लो सुनाओ गीतड़ लो। तो भया आबार आप सुनियो ओ एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सावल, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। यह केंद्र ऊंटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊंट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊंटारी बातें माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊंटारी बातें। और आज चौपाल में जानकारी दिवण सारू पधार्या है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु विशेषज्ञ डॉक्टर अमिता रंजन। और आज आप बातचीत कर रहे हैं
ऊँटा ने दवाई देवने तरीका इन विषय पर आप आज बातचीत कर रहे हैं। क्यों बोम जी भाई? बिल्कुल ओम जी हम भाई। अगलो प्रश्न कहीं या तो अगलो बताओ। सवाल हूँ डॉक्टर साहिब बासु देखो सा ओ पूछना चाहूँ कि भाई अलग अलग रोगा में दवाई देवण रा अलग अलग तरीका डॉक्टर साहिब बता दिया। हाँ। पर एक सवाल वो दिमाग रे मायने आवे कि भाई इंजेक्शन या सुई है बाबी तो आपा ने और जानवर ने लगाई है। बाबी दवाई है। हाँ बाबी एक दवाई है। तो डॉक्टर साहिब जो तरीको है इंजेक्शन और सुई लगावन रा तरीका बे कई है और ए लगावती बेड़ा पशुओं रो कई ध्यान रखना चाहिए, कई सावधानियां रखनी चाहिए, इन बाबत भी माने जल्दी सूझे जानकारी दिलाओ सा। सुई या इंजेक्शन द्वारा हम ऊँटों में विभिन्न तरह की दवाओं को देते हैं। जैसे आप टीके का प्रयोग आप देखते हैं या किसी एंटीबायोटिक का प्रयोग आप देखते हैं, या एक दवा आती है जिसे हम आइवरमेक्टिन, जो पशुपालक भी खूब जानते हैं, वह परजीवी नाशक होता है। अच्छा। इस तरह की दवाएं जो हैं वह हम इंजेक्शन या सुई द्वारा देते हैं। और इस विधि से जब भी दवाएं दी जाती हैं तो उनका प्रभाव जल्दी होता है और पशु जो है वह जल्दी रोग मुक्त होते हैं। तो इसमें जो पशुओं को जब भी आप इंजेक्शन देते हैं तो अगर दवा की मात्रा ज्यादा है तो उसमें आपको 20 मिलीलीटर का सिरिंज लेना चाहिए। अगर दवा की मात्रा कमतर है तो 10 मिलीलीटर से 5 मिलीलीटर की सिरिंज का प्रयोग किया जाता है। जो निडल का साइज है वह 16 गॉज या 18 गॉज होना चाहिए। इसमें 2-3 चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। अगर मांस में इंजेक्शन लगाना है तो जो निडल की लंबाई है वह मानक 2.5 मतलब 2.5 सेंटीमीटर मानी गई है। अच्छा। अगर नस में इंजेक्शन लगाना है तो ऊँटों के लिए 3.7 सेंटीमीटर का इंजेक्शन का जो निडल है वो सुई होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि यह मांस में लगाना कहाँ पर है, किस स्थान पे लगाना है, तो इसमें सबसे पहली जगह तो गर्दन के पास है और दूसरी जगह पीठ का जो पिछला हिस्सा है, जो मांसल एरिया है, जो मांसल स्थान है, वहां पर मांस में इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन अगर हम नसों में इंजेक्शन की बात करें तो वह गर्दन के दोनों ओर एक वेन होता है, एक नली होती है जो जुगुलर वेन कहलाती है। नाड़। हाँ बिल्कुल। तो उस जगह पर आप नसों में इंजेक्शन दे सकते हैं। लेकिन एक और भी तरीका है जिसे हम कहते हैं त्वचा से नीचे देना। मांस में नहीं देना है, त्वचा से नीचे देना है। उसे नसों में भी नहीं देना है, सिर्फ त्वचा से नीचे देना है। अच्छा। तो वह जो दवाएं हैं वह टीके, जितने टीके होते हैं वो ज्यादातर तौर पर हम त्वचा के नीचे लगाते हैं। तो उस स्थान के लिए आप ऊँटों में गर्दन का जो निचला हिस्सा है, गर्दन का निचला हिस्सा, उसे बेहद उपयुक्त माना गया है। तो नस और इंजेक्शन में आप इस 3 तरीके को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप कुछ हद तक आप ऊँटों की देखभाल स्वयं भी आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगी कि कभी कभी ड्रिप माध्यम से भी, ड्रिपिंग का जो बोतल लगाना, तो उस माध्यम से भी हम नसों में इंजेक्शन देते हैं। तो वह जो है ऊँटों के छोटे बच्चे जो टोडरियां होते हैं उनमें हम ज्यादातर देते हैं। जब डायरिया की स्थिति आती है तो मंद गति से अगर आपको कोई दवा देनी है तो ड्रिप का माध्यम होता है। अच्छा। वह भी नसों में ही दिया जाता है। तो ये 3-4 तरीकों को आप ध्यान में रख सकते हैं। अब चालती चालती बेड़ा डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऊँट ने दवाई देती बेड़ा किसी किसी बातें ध्यान है जो हमारे ऊँट पालक रखे? मैंने 2-3 तरह से दवा देने के तरीके बताए, जिसमें सबसे पहले अगर आप मुंह से दवा दे रहे हैं तो ऊँट का जो गर्दन है वह जो है शरीर के समानांतर रखना है। ऊँट की गर्दन को बहुत ऊंचे नहीं रखना है। दूसरा है उसके जीभ को नहीं पकड़ना है, जो भी पहले भी मैंने कहा था कि जीभ अगर पकड़ते हैं तो निमोनिया का होने का खतरा रहता है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप जो छिड़काव होते हैं, जो जहरीली दवाओं का उपयोग करते हैं, उसमें एक चीज का ख्याल रखें, जो भी व्यक्ति उन जहरीली दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं उनके भी हाथ में ग्लव्स पहनना है। उन्हें भी मुंह पर पट्टी या फिर कुछ कपड़े बांधकर उन चीजों को उपयोग में लाना है। तीसरी चीज मैं बोलूंगी कि जब आप इंजेक्शन देते हैं तो इंजेक्शन के लिए किसी विशेषज्ञ की सहायता जरूर लें। इसमें मुंह से दवा देने और इंजेक्शन में बहुत अंतर है, तो उस चीज का आप ख्याल रखें। चौथी चीज मैं बोलना चाहूंगी कि अनावश्यक रूप से कभी कभी क्या होता है, ऊंट पालक अनावश्यक रूप से दवाएं देते हैं, तो वह काम ना करें। कुछ ऐसी दवाएं हैं जिसे घोल के रूप में आप डाल देते हैं, तो एक बार अगर घोलिए रूप
रूप में आ गया तो उन दवाओं को आप 3 दिन 4 दिन बाद उपयोग में ना लाएं। तो इस तरह से 4-5 चीजों का आप सावधानी बरतते हैं तो ऊँटों को काफी फायदा होता है और आपके ऊँट स्वस्थ भी रहते हैं। बिल्कुल साहब, बहुत बढ़िया जानकारी दी भोमजी भाई। एक सही बात बताऊंगी कहीं थे जदी विषय री जद आप चर्चा करी नी हाँ तो मैंने ये लाग्यो भाई वो कागज आवड़ो हाँ मैं को के विषय मैं तो देखो बहुत हल्के में लियो पर देखो अमिता जी की बात समझे नहीं जना लागे कि नहीं विषय में दम हो, विषय गंभीर हो और जानकारी चाहिए सी कान्यारी खिड़कियां खुलकी और साथ साथ वो जो दिमाग है नहीं वो ज्ञान से भरीज के। बिल्कुल सा। तो देखो भैया अब वक्त भी हो रही है और अब अनुमति लेवनो टाइम है नहीं भाई कहीं करा लेनो ही पड़ी भाई मन तो करे को नहीं। पहला धन्यवाद तो दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर अमिता रंजन जी, आप चौपाल में पधारिया और ऊँटा ने दवाई देने के तरीके विषय पर बहुत ही बढ़िया अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी दी। इन सारों में आपने देवा धन्यवाद और करा राम राम सा। राम राम। ऊँटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आगे दिराव सा मोकड़ा राम राम सा।